Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Matters. Today we are going to see Governor General and Viceroy. ये Governor General and Viceroy. Before that, we have already done 3 videos on the modern history topics. So I advise you to go and check out my playlist and find all the videos in sequence manner. And then we are proceeding ahead from this chapter. Hope you enjoy this session. So अब तक जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं घटना चक्र से. सो चलिए शुरू करते हैं. फ्रॉम दिस वीडियो यू विल फाइंड मोर exposed. You can see the letters. Something arrangement I have done to make this possible. So hope you like this video and then tell me how is this video, how is my effort. Now Governor General and Viceroy. Now we are going to start my first questions. The first asked questions in IAS pre 2007. Consider the following statement. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. First statement. Second, William Bentinck was the first Governor General of India. Which of the statement is given above is are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो विलियम बेंटिंक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक कब बने थे? चार्टर एक्ट आया था 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833. इस 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? टू सेंट्रलाइज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था इस एक्ट के थ्रू. क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अब तक तो बंगाल में ही शासन था उनका, लेकिन अब उनका साम्राज्य फैल रहा था, इसलिए उसे सेंट्रलाइज करना चाहते थे उस एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को. इसलिए उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था. और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो पहले अपॉइंट हुए थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. व्हाई? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1733 का. इसको आप पढ़ेंगे तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड किया था कि जो बंगाल है, बंगाल में जो उनकी सरकार है उसको, उसमें 4 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स. ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का है. और उस चेयरमैन को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा. और वारेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. दस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. नॉट रॉबर्ट क्लाइव बट वारेन हेस्टिंग. होप यू रिमेंबर दिस. नाउ प्रोसीड अहेड and look at the second questions. Hope you see this. The first governor general of India was, कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल? अभी देखा हमने, वारेन हेस्टिंग. ओके. अंडर कौन सा एक्ट के थ्रू? वारेन हेस्टिंग कौन सी चार्टर एक्ट के थ्रू बने थे? अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन नंबर 3. कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है? The foundation of the system of civil administration was firmly laid down by the Warren Hastings, on which the superstructure was raised by Cornwallis. जो फाउंडेशन था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वारेन हेस्टिंग ने फाउंड किया था, एंड उसका जो सुपर स्ट्रक्चर है वो आगे ऊपर बढ़ाया गया कॉर्नवालिस के थ्रू. क्या स्टेटमेंट गलत है या सही है? गलत है या सही है? सेकंड, Clive was responsible for reforming the East India Company civil and military service. देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है. सेकेंड, कॉर्नवालिस बाद में आते हैं वारेन हेस्टिंग के. और सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है क्लाइव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी का सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज. क्लाइव ही थे जो सिविल और मिलिट्री सर्विसेज को रिफॉर्म किए थे. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. अब देखते हैं हम लोग इसके अकॉर्डिंग. ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स
एज कंसोलिडेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स थे। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो स्टेटमेंट सी नॉट ट्रू है। उसका हम एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी एडेड रिच लेमिटोन्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। तो ये सही बात है। अब चलिए देखते हैं। क्लाइव लेड द सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री रिफॉर्म्स, जो हमने ऑलरेडी सही कर चुके हैं। अंडर सिविल रिफॉर्म्स he banned gifts and private business, correct. He made internal tax compulsory, correct. Under military reforms he ordered to ban dwell allowance system, सही है. From 1766 it was given only to those soldiers who were outside the border of Bihar and Bengal, सही है. The foundation of the system of civil administration was firmly laid down by Warren Hastings, ये भी हमने सही किया था. Which was outlined by Cornwallis, जो सुपरस्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं. His rule lasted for 1786 to 1793, correct. अब देखिए, लॉर्ड डलहौजी मर्ज सतारा इन 1842, जैतपुर एंड सांबरपुर 1849, भगतपुर इन 1850। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर रहे हैं। सही है, सही है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग कौन सा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर्स एज ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। At what time of the establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of Bengal? Warren Hastings, of course, Warren Hastings। क्यों? क्योंकि 1784 में कलकत्ता के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश किए थे एशियाटिक सोसाइटी को ऑन 50 जनवरी 1784 को। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ, जो पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल का वो किससे रिलेटेड है? वारेन हेस्टिंग। यस, सिक्योरिटी सेल का जो पॉलिसी है वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। चलिए, रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ, रिंग फेंस पॉलिसी किससे एसोसिएटेड है बताइए? ये है वारेन हेस्टिंग। हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश द ड्वेल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? वारेन हेस्टिंग। विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? वारेन हेस्टिंग। एकदम याद रखिए आप वारेन हेस्टिंग को। Who among the following was prosecuted for impeachment by British Parliament? Warren Hastings। रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं आप। चलिए इसको देखते हैं। Who established judicial organization in India? Lord Cornwallis, सही। Who among the following Governor General created the convented civil services of India, which later came to be known as Indian Civil Service? Cornwallis, सही है। The enforcement of public service was done in, किसके टेन्योर में हुआ था? टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस। इसको याद रखिए। पब्लिक सर्विस जो बाद में जाकर सिविल सर्विस बनता है इंडिया का। द टॉम्ब ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड इन गाजीपुर, गाजीपुर में इसकी आज भी समाधि है। चलिए, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ वाशेन साइंड इन 1820? इंग्लिश एंड बाजीराव के बीच ट्रीटी ऑफ वाशे, ये याद रखेंगे आप। बाजीराव टू और इंग्लिश के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का क्या था? सब्सिडरी अलायंस था, आप जानते होंगे, इसको रट जाइए। और जो फर्स्ट मराठा सरदार था कौन था भाई? पेशवा बाजीराव टू। इसने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को। सबसे पहले मराठा सरदार, यदि पूछे कौन सा प्रोविंस था जो पहले अडेप्ट किया था, यदि आपको सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो पहले मैं वाला कौन था बताइए? हैदराबाद का निजाम, समझे। लेकिन यहाँ फर्स्ट मराठा सरदार पूछ रहा है तो यहाँ पेशवा बाजीराव टू होगा। ठीक है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? कौन था जो अप्लाई नहीं होता था? देखिए भाई, टू सिक्योर ए फिक्स इनकम फॉर द कंपनी, ये नहीं था उसमें। क्या 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 था उसमें? टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंस। हमारी आर्मी होगी, आपकी टेरिटोरी के अंदर रहेगी, आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बचाएगी और उसका सारा खर्चा आप देंगे। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, सही बात है। नेपोलियन क्या था? बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो सीरिया उरिया को जीतते हुए इंडिया पर अटैक करने के लिए सोच रहा था। और ब्रिटिशर्स का वो सबसे ब्रिटिश एम्पायर का सबसे डार्क एज था। उस टाइम पे वो नेपोलियन से डर गए थे। इस वजह से क्या किया था इन्होंने? सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लाई थी वेलेस्ली ने। इस चीज को आप याद रखेंगे। टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी,
ये नहीं था। टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट, करेक्ट, तो ये चीज को आप याद रखेंगे। सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड ब्लेजली, ये तो आपको याद है 1799 में आता है सब्सिडरी अलायंस लेके लॉर्ड ब्लेजली, हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, निजाम ऑफ हैदराबाद, पहले मैं बताया था मैं आपको। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग which of the following subsidiary alliance with Lord Wellesley and finds the correct chronological order of treaties from the quote given below। तो पहले बताइए, पहले सबसे पहले तो हैदराबाद ही आएगा, पहले मैं वाला। सेकंड में कौन आता है? मैसूर, इसे आप याद रखेंगे। थर्ड में अवध और फोर्थ में सिंधिया जो थे वो फोर्थ नंबर पे आते हैं। तो हैदराबाद मैसूर साउथ में पहले हैदराबाद मैसूर, तब नॉर्थ में अवध, तब मिडिल में जाइए सिंधिया, ऐसे याद रखिएगा। 2 साउथ में, 1 नॉर्थ में अवध और सिंधिया बीच में, मिडिल में। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइंट सब्सिडरी अलायंस नवाब ऑफ अवध, कौन थे नवाब ऑफ अवध? The subsidiary allowance Lord Wellesley to bring the Indian state within the boundary of the British political power. Under this doctrine of Nawab of Awadh was the first Indian ruler to accept the subsidiary alliance in 1765. ठीक है, came under the British. If the question arises about the first Indian ruler to join the subsidiary alliance of Lord Wellesley, then the answer of Nizam of Hyderabad. देखिए इसमें एक थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इसमें रूलर की बात कर रहा है, तो पहले मैं निजाम ऑफ हैदराबाद। यहां पूछ रहा है क्वेश्चन में द फर्स्ट इंडियन रूलर हु ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस, यह क्या एक्सेप्ट की बात कर रहा है, यहां ज्वाइन की बात कर रहा है। द क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ज्वाइन द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, देन द आंसर विल बी निजाम ऑफ हैदराबाद। The first Indian ruler who joined the subsidiary alliance, this is called Nawab of Awadh. The subsidiary alliance system was used by Lord Wellesley। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवाब ऑफ अवध, इसको आप याद रखेंगे। ये यहाँ पे ज्वाइन की बात है, यहाँ एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। The subsidiary alliance was not accepted by द होलकर समुदाय जो था, होलकर स्टेट ऑफ इंदौर, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था। मैसूर कर लिया था, जोधपुर कर लिया था, हैदराबाद कर लिया था, इस चीज को आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम? लॉर्ड वेलेस्ली, एवरीवन नोज। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत वॉज, कौन था? मेन एम क्या था? टू एस्टैब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। यस, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग नेगोशिएट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ 1817 एंड 1818 विद प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना? क्वेश्चन नंबर 24, चार्ल्स मेटक्लेफ जो थे, इस चीज को आप याद रखिएगा, इन्होंने नेगोशिएट किया था प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपूताना से सब्सिडरी सब्सिडरी अलायंस को लेकर। ठीक है, ठीक है। At a time of when empire in Europe was crumbling before the might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag high in India? ये बहुत सही क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली था जब नेपोलियनिक वार में, लॉर्ड वेलेस्ली ही था जिसने यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर का झंडा बुलंद रखा था अभी इंडिया में। बहुत ही डार्क एज था उस समय ब्रिटिश एम्पायर के लिए, जब लॉर्ड वेलेस्ली जब यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आया था। उस टाइम तो इंडिया नहीं था, 1799 1799 ओके। 1833 के रेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल बंगाल इंडिया बनता है। ठीक है, तब इसको याद रखेंगे। द रिवोल्ट ऑफ वेल्लोर occurred during the reign of which governor? Sir George Barlow। Sir George Barlow को याद रखेंगे। The revolt of Vellore occurring during the reign of Anglo-Napoleonic war took place during the reign of Lord Hastings। इसको याद रखेंगे, लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे ही नेपोलियनिक एंग्लो नेपाल वार हुआ था। द ट्रीटी ऑफ सिगोली टुक प्लेस इन द ईयर। ट्रीटी ऑफ सिगोली कब हुआ था? देखिए इस क्वेश्चन में एंग्लो नेपाल वार 1814-16 में हुआ था।
ट्रीटी ऑफ सिगोली 1816 होगा, 1816 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 1815 आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर मैच नहीं है? हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हास्टिंग एंग्लो नेपाल वार। तो हेक्टर मुनरो ही था जो बैटल ऑफ बक्सर में भाग लिया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। लॉर्ड हास्टिंग इधर अभी देखे हमने एंग्लो नेपाल वार में लॉर्ड हास्टिंग था। आप देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड ब्लेजली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार लड़ा था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में लॉर्ड ब्लेजली था। लॉर्ड कर्नावेलिस थर्ड एंग्लो मैसूर वार, नो यही रॉन्ग हो गया, लॉर्ड कर्नावेलिस नहीं था उस टाइम। उस टाइम पे कौन था? देखिए यहाँ पे लॉर्ड हास्टिंग, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउंड अंडर द लीडरशिप ऑफ हेक्टर मुनरो, थस ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए द थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हुआ था टुक प्लेस इन द राइन ऑफ लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड हास्टिंग था इस टाइम पे, इस टाइम को आप याद रखेंगे, नॉट लॉर्ड कर्नावेलिस, ठीक है। चलिए द थर्ड एंग्लो मराठा वार इज रिलेटेड विद लॉर्ड हास्टिंग, करेक्ट। देखिए आ गया सर थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द ईयर 1820 से 27। थॉमस मुनरो को आप याद रखेंगे, 1820-27 के बीच में कहा था गवर्नर था, किसका? मद्रास का। Who among the following were associated with introduction of rotatory रैयतवाड़ी settlement, रैयतवाड़ी settlement in India during the British rule? कौन था भाई? Alexander Rhett and Thomas Munro. These are the two people who are associated with the introduction of रैयतवाड़ी settlement in India during the rule of British rule. So तो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखें। ऑन द बेसिस ऑफ एलिज मल एडमिनिस्ट्रेशन इन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको याद रखिएगा आप, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। क्यों? क्योंकि ये मल एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ था गवर्नर जनरल का, तो क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट जो था, मैसूर स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था अपने हाथों में ले लिया था। क्या एलिज किया था, क्या आरोप लगाया था कि यह सक्षम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मैसूर को, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वार? लॉर्ड कर्नावेलिस। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में कौन था? लॉर्ड कर्नावालिस। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में कौन था? बताइए बताइए, अभी हमने किया, लॉर्ड ब्लेजली, करेक्ट। चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35। Who among the following was associated with suppression of thugs? कैप्टन सलीम, याद रहेगा, सिलीमन, सॉरी कैप्टन सलीमन। सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, पूछना चाहिए इस इंसान को। इन विच ईयर सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय विलियम बेंटिक? बताइए किस ईयर में विलियम बेंटिक ने अबॉलिश किया था सती सिस्टम को? 1829। हिल असेंबली प्लान was to set up development of Adivasi by Cleveland. The export of slaves from Bengal was banned in which year? 1789. Awadh was annexed due to British rule in India by declaring the state as a mal-administrated. इस चीज को याद रखेंगे। 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जेम्स एंड्रू रामसाय वाज फर्स्ट रियल नेम ऑफ विच ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड डलहौजी का नाम क्या था? जेम्स एंड्रू रामसे, रियल नेम था। देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा था। अवध वाज एमलगेटेड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इन ईयर 1856, इसको याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड रिटन अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? 1849 में मरगर ऑफ सतारा, 1848 में मरगर ऑफ पंजाब, 1856 में मरगर ऑफ अवध, 1855 में मरगर ऑफ झांसी। तो इसमें करेक्टली मैच जो है ओनली सी नंबर है, बाकी रॉन्ग है। तो 1856 में याद रखेंगे कि मरगर ऑफ अवध हुआ था। चलिए 44 नंबर देखते हैं, इसे ही मैच करना है, ठीक है। तो ये प्लेस है और ये ईयर ऑफ एनेक्सेशन है। तो संबलपुर को कब हमने एनेक्स किया था? तो संबलपुर को हमने एनेक्स किया था 1849 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। सतारा को कब किया था हमने? 1848 ईस्वी में, तो इसका 1 हो जाएगा।
अवध को कब किया था हमने? अवध को 56 में किया था, 56 का ये हो गया। झांसी को 54 में किया। तो ये आप याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन यूपीसी पीपीसीएस मेंस में पूछा है। देखिए 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी का था। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर बाय ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस? अवध। अवध पे भी आरोप लगा के इन्होंने मिस गवर्नेंस का उसको पावर से रिमूव कर दिया था। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कंसीडर कीजिए। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इज। क्रोनोलॉजी क्या होगा? पहले इन्होंने क्या किया? सतारा को किया, दूसरे पे संबलपुर को किया, पहले पे झांसी पे किया। तो सतारा संबलपुर झांसी, तो एक क्रोनोलॉजी होगा। ये सब क्रोनोलॉजी पूछते हैं, आईएएस प्री 2004 में पूछा है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? सतारा। द consequence of Sindh by British, the conquest of Sindh by British was completed during the period of Lord Ellenberg. सिंध पे इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, विजय पा ली। सिंध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1843। इसको चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51, द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ भगत वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश इन 1850। 1850 में द स्टेट्स एनेक्स्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हम सबको पता है, किसने लाया था? डलहौजी ने। अंडर लॉर्ड डलहौजी वर सतारा को 1843 में इन्होंने हड़प लिया, जैतपुर को, देन संबलपुर को 1849 में। ये आप याद रखेंगे, सतारा, जैतपुर एंड संबलपुर। सतारा इन 1848, जैतपुर एंड संबलपुर इन 1849। थर्ड भगत 1850 में। देन उदयपुर फिफ्थ, उदयपुर को 1852 में। देन झांसी फिफ्थ, देन नागपुर। तो सतारा से शुरू करते हैं। सतारा, जैतपुर, संबलपुर। सतारा इन 1848, जैतपुर एंड संबलपुर इन 1849। 1849 में 2, जैतपुर एंड संबलपुर। भगत इन 1850, उदयपुर इन 1852, उदयपुर 1852, इसको याद रखना 1852। झांसी 1853 एंड नागपुर 1854। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश रेजिडेंस इन द अवध एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन इनटू ब्रिटिश डोमिनियन? कौन था भाई? जेम्स आउटरम, जेम्स आउटरम जो था वो था जब ब्रिटिश डोमिनियन एनेक्स किए थे अवध को, ठीक है। तो रेजिडेंस कौन था ब्रिटिश रेजिडेंस वहां पे? जेम्स आउटरम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1849 में जेम्स आउटरम वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ अवध इन प्लेस ऑफ स्लीमैन, ठीक है। ही टर्म द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध इज एज करप्ट एंड द कंडीशन ऑफ पब्लिक डिप्लोरेबल। ये उनका क्या था? एक ट्रिक था अवध के साथ खेलने का कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू दे आर नॉट एबल टू कैप्चर, बिकॉज इनके पास बहुत ज्यादा उत्तराधिकारी थे, तो ऐसे तो उन्हें कैप्चर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था? ट्रिक खेला था कि ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर उसको वहां पे से ऑटरम के रिपोर्ट के बेस पे, ठीक है, इन्होंने इसको अनेक्स कर लिया था अवध को कि ये नॉट कैपेबल हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। बताइए, ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए, इंडियन लोगों के वेलफेयर के लिए द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही 1853 के लमसम में ना फर्स्ट रेलवे इंडिया वॉज लेट डाउन, 1853 के लमसम में लेट डाउन हुआ था। तो आप इसे याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन इन इंडिया बिटवीन हावड़ा एंड बॉम्बे एंड थाने, बॉम्बे एंड थाने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज ओपन इन इंडिया बिटवीन
बॉम्बे एंड थाने। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1853। इसे आप याद रखेंगे, 1853 में ये स्टार्ट हुई थी। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। ठीक है। द मेजर एक्सटेंशन of British India territory took place during the time of Dalhousie। मेजर एक्सटेंशन होता है ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का, क्योंकि डलहौजी ने एनेक्सेशन पॉलिसी ही था इनका। इन्होंने क्या किया था, जैसे कि आपको मैं बताऊं, 2.5 लाख स्क्वायर माइल्स था एनेक्सेशन। लॉर्ड डलहौजी एक्सटेंडेड द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश कंपनी बाई अराउंड 2.5 लाख स्क्वायर माइल। अब सोच के देखो आप, 2.5 लाख स्क्वायर माइल जो था डलहौजी के दौरान एक्सटेंड किया था अपने एम्पायर को थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ मल एडमिनिस्ट्रेशन। जो अवध को उन्होंने कैप्चर किया था मल एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बनाकर, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस का बहाना बनाकर। ठीक है। Now, Public Works Department (PWD) was organized in 1845 to 1855 by Lord Dalhousie। इसे याद रखेंगे। Before Lord Dalhousie, the works of public construction was under the Army Board। आर्मी बोर्ड काम करते थे पब्लिक कंस्ट्रक्शंस का, पर इन्होंने PWD बनाया था इसके लिए। ठीक है। In whose rule the Widow Remarriage Act was implemented? Lord Canning। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। ये इसे आप याद रखेंगे ईयर को, 1856 में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 60 क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन अलाहाबाद ऑन नवंबर 1, 1858। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो इन्होंने रीड किया। चलिए, विच हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ इंडिया? फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कब बनते हैं कैनिंग? कैनिंग जस्ट 1857 के बाद जो कंपनी का शासन जो था हमारे यहाँ वो खत्म होता है और डायरेक्ट किनके, जो वहाँ की रानी है उस रानी के क्राउन के अंदर ये आ जाता है। क्राउन के अंदर तो जो वहाँ के गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के हमारे यहाँ, वो चेंज होके क्या होते हैं? वायसराय बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब रिप्रेजेंटेटिव हैं किन के? उस रानी के, इसलिए वायसराय कहे जाते हैं इसके बाद से। तो 1857 के बाद कैनिंग जो आते हैं वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया आते हैं। ठीक है, Queen Victoria is proclaimed. Queen Victoria proclamation was read out by Lord Canning on 1 November 1858 at Allahabad। अलाहाबाद में पढ़ते हैं। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। The right to adopt heir in place of own son established by Queen announcement at 1858। Queen announcement 1858 में right to adopt higher in place of own son। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया वाज अपॉइंटेड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1858। इसे याद रखेंगे। विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश स्लेवरी? लॉर्ड एलन बो। स्लेवरी को खत्म करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो। आप इसे याद रखेंगे। ये टाइम क्या था? 1843 का टाइम था और ये 42 या 44 के बीच में इनका टेन्योर था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? लॉर्ड कर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट था इनका, परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इनएक्टिविटी। ये क्या बात हुई है? ये वेलेस्ली तो इतने सारा काम करके गया। लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस। अरे भैया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसका होगा फिर? लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरे मेरे बाप, डफरिन कहाँ गया फिर? तो ये सारे रॉन्ग है, एक ही सही है, लॉर्ड कर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट करेक्ट। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस करेक्ट। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करेक्ट। लॉर्ड कैनिंग मास्टरली इनएक्टिविटी
हाउ, वाई, मार्शल इनएक्टिविटी, रॉन्ग. परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस. Which of the following is correctly matched? Lord Cornwallis, permanent settlement. Lord Wellesley, subsidiary alliance. Hastings, second Anglo-Maratha war. How is it possible? Lord William Bentinck, 17th regulation of 1829. Correct. यहाँ पे तो हम थर्ड एंग्लो मराठा वार लड़े थे ना. यह नॉट करेक्टली मैच, तो लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था. ठीक है. जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार है 1803 से 6 के बीच में लड़ा गया था 1803 से 6 के बीच में. और ये लड़ा गया था 1803 से 6 के बीच में. और ये लड़ा गया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, सेकेंड एंग्लो मराठा वार. और थर्ड एंग्लो मराठा वार हास्टिंग के टाइम पे लड़ा गया था. ठीक है. ये 17 से 18 की बात है. ठीक है. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड लीटन के टाइम पे. नोप, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो ये मैच नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन, नॉट लीटन. रिपन था, तो रिपन को याद रखेंगे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है. सब्सिडियरी अलायंस के लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी करेक्ट. परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट. When was पेशवाशिप abolished? पेशवाशिप कब अबॉलिश कर दिया गया? पेशवा कहाँ के थे? पूना के थे. 1818 में पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया गया. Which of the following is not correctly matched? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट करेक्ट. लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम करेक्ट. सर जॉन सोर एंग्लो नेपाल वार, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड. लॉर्ड हास्टिंग थर्ड एंग्लो मराठा वार करेक्ट. सेकेंड एंग्लो मराठा वार लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे. ये कब हुआ था? 1718 में. तो सर जॉन सोर कहाँ थे? एंग्लो नेपाल वार. नो, सर जॉन सोर के टाइम पे एंग्लो नेपाल वार नहीं हुआ था. एंग्लो नेपाल वार हमने देखा था पहले भी. एंग्लो नेपाल वार जो 1815 में हुआ था. ठीक है. ये सेकेंड एंग्लो नेपाल वार है. फर्स्ट एंग्लो नेपाल वार है. ये लॉर्ड हास्टिंग का टाइम था, जब ये 1814 में 1815 में 2 वॉर हुए हैं नेपाल के साथ हमारा हास्टिंग के टाइम पे. ठीक है. तो इसे हम याद रखेंगे. ट्रीटी ऑफ सिगौली यहाँ इंपॉर्टेंट है. 1816 में साइन होता है. ठीक है. जिसमें क्या होता है बताइए? कुमाऊं, जो कुमाऊं होता है, गढ़वाल है, शिमला है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट थे किसका? नेपाल का. वो सब हमको ब्रिटिश को दे देते हैं. ठीक है. ट्रीटी ऑफ सिगौली में. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड एलनबोर्ग एनेक्सेशन ऑफ अवध. लॉर्ड एलनबोर्ग के टाइम में एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये तो रॉन्ग है. लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध. एनेक्सेशन ऑफ सिंध लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था. व्हाई यू आर जोकिंग? इससे पहले ही हो गया था. लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार. लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था और निर्णायक हुआ था. करेक्ट. सर जॉन सोर थर्ड एंग्लो मराठा वार. सर जॉन सोर कहाँ आ गया थर्ड एंग्लो मराठा वार में? अभी हमने देखा ना अभी थर्ड एंग्लो मराठा वार. चलिए, हास्टिंग के टाइम पे हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वार. एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन ब्रिटिश स्टेट हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के टाइम पे. लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध इन चार्जिंग ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. लॉर्ड डलहौजी ने किया था. वेलेस्ली के टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था. चलिए, हास्टिंग के टाइम पे एंग्लो मराठा वार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध करेक्ट. इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है. लॉर्ड डफरिन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस करेक्ट. इसमें नॉट पूछ रहा है. लॉर्ड विलियम बेंटिक पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. 1833 में चार्टर एक्ट आता है. लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है क्या बनता है बताइए? लॉर्ड विलियम बेंटिक पढ़ा था हमने, या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, 33 के दौरान. ठीक है. तो ये आप याद रखेंगे. लॉर्ड लीटन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार. ओ माय गॉड, लीटन कहाँ से आ गया? देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार था वो इंग्लिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था 1839 से 42 के टाइम पे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड. ये याद रखेंगे आप.
सेकेंड एंग्लो अफगान वार जो हुआ था टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन के टाइम पे हुआ था। सेकेंड एंग्लो, इसमें सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। देखिए अब इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। मास्टरली इनएक्टिविटी कौन थे? जॉन लॉरेंस। अब क्यों थे इसके बारे में देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी रिगार्डिंग द एंग्लो अफगान वॉर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड एलनबर्ग एंड इंडेड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम पे शुरू हुआ था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे ये खत्म हुआ। This period is also known as policy of masterly inactivity period. Generally, it is known due to the John Lawrence, as during his tenure, they got lots of opportunity to implement this policy. Masterly inactivity was primarily used by J.W.S. Willey in the article of Edinburgh Review. Okay, so ये इनकी masterly inactivity policy John Lawrence के थी। The first census of in India during the British period was held during the tenure of, देखिए फर्स्ट सेंसस की बात आ रही है इंडिया में ब्रिटिश पीरियड में, और फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? तो लॉर्ड मायो के टाइम पे। आई थिंक ये पहले से आप जानते होंगे, यूपी लोअर सब स्पेशल करा यूपीपीसीएस प्री में भी पूछा 2000 में, तो अभी समझ सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड मायो के टाइम पे क्या हुआ था? फर्स्ट सेंसस इंडिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हेल्ड हुआ था, बट रेगुलर सेंसस वाज बिगेन इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। और रेगुलर सेंसस की बात करें तो लॉर्ड रिपन के टाइम से हुआ था 1881 में, लेकिन 1872 में बात करें तो हम लोग फर्स्ट सेंसस इन ब्रिटिश इंडिया हुआ था लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड मायो का टेन्योर था 69 से 72, 1869 से 72, और रिपन के टाइम से शुरू हो गया था हमारा रेगुलर सेंसस। हु वॉज द पर्सन टू कंडक्ट सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? लॉर्ड मायो, तभी हमने देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया वॉज मर्डर्ड बाई ए कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाइल ही वॉज ऑन टूर? मायो, लॉर्ड मायो ही मरे थे ना, इसको मर्डर कर दिया गया था। Which Viceroy was murdered in his tenure? Lord Mayo, ठीक है। Repeated question. The Governor General was followed by a spirited forward policy. Spirited forward policy towards Afghanistan was Lytton. Lytton को देखते हैं। Lord Lytton was appointed as Viceroy in 1876 by conservative Prime Minister Benjamin, ठीक है, बेंजामिन डिजरली के टाइम पे। ही प्रेफर टू फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, एंड रिप्लेस मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी। मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को उसने हटाया। मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी कौन लाया था? अभी हमने देखा, बताइए कौन था मास्टरली इनएक्टिविटी? जॉन लॉरेंस था ना। तो इस पॉलिसी को हटा के इन्होंने कौन सा लाया? अब फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थे वहां, बेंजामिन डिजरली की पीएम थे वहां के। चलिए, नाउ वी सी क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग 81 हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय पीरियड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर वर बिगेन टू कन्फर टू इंडिया? तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे, इसको आप याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन के टाइम पे राय बहादुर खान बहादुर को टाइटल जो था वो शुरू हुआ। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कर्जन। कर्जन का सबसे लॉन्गेस्ट था। कर्जन का लॉन्गेस्ट कैसे था इसको देखते हैं। Among all the British Viceroy, Lord Curzon had the longest tenure as the Viceroy of India. कर्जन 99 में आया था, 5 में गया, तो 7 साल। डफरिन 84 में आया, 88 में गया, 5 साल। लॉर्ड हार्डिंग 1910 में आया, 1916 में 6 साल, 4 साल। सॉरी, इन चारों में जो था लॉन्गेस्ट किसका था? तो कर्जन का 7 साल था, ऐसे याद रखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेथन इन 1822 बाय लॉर्ड रिपन। इस ढंग के भी सवाल आते हैं। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था इंडिया में, वो किसके द्वारा मजबूत किया गया था? प्रधान रिपन के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग फोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? रिपन।
The Ilbert Bill controversy was related to removal of disqualification imposed on Indian magistrate about the trial of Europeans. यही था एल्बर्ट बिल। तो ये एल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी थी इसमें ही था कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। इस चीज को आप याद रखेंगे। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट restricting the working hours of women and children and authorized the local government to make necessary rules was adopted during the whose time? Lord Ripon time। याद रखेंगे आप, ठीक है। Consider the following statement. The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions। फैक्ट्री एक्ट 1881 की बात कर रहा है। N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India। N.M. लोखंडे की बात कर रहा है, प्रोमिनेंट फिगर थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसमें ओनली 2 नंबर करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है। देखते हैं कैसे, पर इसे याद रखें आप। N.M. लोखंडे जो था वाज ए पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 क्या कहता है, देखिए। प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन ड्यूरिंग द एज ऑफ 7, लिमिटेड द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एज ऑफ 12 एंड रिक्वायर्ड द डेंजरस मशीन शुड बी फेंस्ड प्रॉपर्ली। करेक्ट। द एक्ट वाज फोकस्ड ऑन द सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस था ऑफ द लेबरर्स हु वर चाइल्ड, जो चाइल्ड थे। एनएम लोखंडे वाज ए पायनियर, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फैक्ट्री The Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial worker, no, and allow them to work from trade union, no। ये इनके सिक्योरिटी को लेकर था, फैक्ट्री एक्ट 1881। चलिए अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is considered to be the father of the local self government? रिपन पढ़ते आ रहे हैं बार बार। चलिए अब इस लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना है हमें। क्लाइव ड्वेल गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की बात हो रही है। बेंटिक जो था इंग्लिश एजुकेशन को लाया था, इसे आप याद रखेंगे। चार्ल्स मेटक्लेफ रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, इसे आप याद रखेंगे। प्रेस रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम चार्ल्स मेटक्लेफ ने बहुत ही शिद्दत के साथ किया था। क्लाइव ड्वेल गवर्नमेंट इन बंगाल, चार्ल्स मेटक्लेफ रिमूवल ऑफ प्रेस एजुकेशन, वेंटिक इंग्लिश एजुकेशन, एंड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। एवरीबॉडी नोज दिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बताइए, प्रोहिबिशन ऑफ सती, एंड लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। वेरी इजी क्वेश्चंस। 91 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपर्ली मैच्ड? लॉर्ड एलन बो करेक्टली मैच में एनेक्सेशन ऑफ सिंध का एनेक्सेशन इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड एलन बो के टाइम पे, ठीक है। नाउ 92 नंबर क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड है। हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, एवरीबॉडी नो। लॉर्ड हास्टिंग एंग्लो नेपाल वार, एवरीबॉडी नो। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, एवरीबॉडी नो। नाउ दे आर सेइंग लॉर्ड कर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वार। हाउ इज इट पॉसिबल? लॉर्ड कर्नवालिस कहां से आ जाएगा थर्ड एंग्लो मराठा वार में? इट इज रॉन्ग। लॉर्ड हास्टिंग देखिए, लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था, हमने पहले भी देखा था। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसको एस्टैब्लिश किसने किया था भाई? तो कर्जन साहब ने करके गए थे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी? अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी थे। 95 the archaeological survey of India was established during the period of Lord Curzon, remember।
Who among the following established the Department of Archaeological Survey? Lord Curzon. The repeated questions are during the tenure of which Governor General was the Ancient Monument Preservation Act passed? Lord Curzon. सही बात है. 98 नंबर देखिए. An important event of Lord Dufferin tenure was establishment of the Indian National Congress. ठीक है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है. Everybody knows this. Now 99. Who among the following Governor General ridiculed Congress as a representing only a microscopic minority people? तो लॉर्ड डफरिन ने ही ये स्टेटमेंट ये बोला था, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी. ठीक है. Who among the following who compared Curzon as administration in India to that of औरंगजेब? कर्जन का औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था भैया? तो जी की गोखले साहब ने. गोपाल कृष्ण गोखले compared the Lord Curzon administration in India to that of औरंगजेब. In my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? लॉर्ड कर्जन ने ही लिखा था कांग्रेस साहित्य संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लिए. चलिए इस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द टेन्योर के हिसाब से इनको सजा दीजिए. तो कर्जन पहले आते हैं, ठीक, उसके बाद हार्डिंग आएंगे, उसके बाद चेम्सफोर्ड, उसके बाद इरविन. तो इसको आप कर्जन थे 1899 से 1905 के बीच आते हैं. फिर हार्डिंग आते हैं 1910 से 16 के बीच. इनके बीच में मिंटो आते हैं, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 के बीच. फिर हार्डिंग आते हैं 1910 से 1916 के बीच. फिर आते हैं चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच. ठीक है. फिर चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 26 के बीच. फिर लॉर्ड इरविन 26 से 31 के बीच रहते हैं. ठीक है. चलिए, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय लॉर्ड कर्जन. ठीक है. द मुस्लिम इफ कंटेक्टेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. हु रोट इट? द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. किसने बोला था? W हंटर ने. ठीक है. ये अपने एक बुक है द इंडियन मुसलमान, उसमें उन्होंने लिखा था इस चीज को. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज सिस्टम टू सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज टू कन्कर द मुस्लिम एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस? लॉर्ड मिंटो. इसी का दिमाग था. चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ओनली ज्यूइश वायसराय ऑफ इंडिया? देखिए ऐसा सवाल भी आया है. लॉर्ड रीडिंग. लॉर्ड रीडिंग इज द ओनली ज्यूइश वायसराय इन इंडिया थे, जो इनका टेन्योर था 1921 से 26 के बीच. अब चलिए 7 नंबर देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, करेक्ट, इसमें नोट है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डलहौजी, करेक्ट. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, रॉन्ग. एल्बर्ट विल, रिपन, करेक्ट. देखिए भाई, ये कर्जन नहीं थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के दौरान एक्ट वाज पास्ड. लॉर्ड लिटन थे उस टाइम. ठीक है, लॉर्ड लिटन थे उस टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सप्रेशन ऑफ ठगीज, विलियम बेंटिक, करेक्ट. एल्बर्ट विट, रिपन, करेक्ट. रिंग फेंस पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग, करेक्ट, इसमें नोट है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, नोप. फिर से आ गया वही सवाल, उसी टाइप का सवाल. लॉर्ड लिटन थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में. The transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was effected during the period of Lord Harding. Lord Harding के टाइम पे ही ना शुरू हुआ था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, कलकत्ता टू दिल्ली. अब चलिए मैच कीजिए. डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स. डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसका था? जल्दी, डलहौजी. पार्टीशन ऑफ बंगाल किसका था? जल्दी जल्दी जल्दी, कर्जन, है ना. ड्वेल गवर्नमेंट इन बंगाल, क्लाइव. सोशल रिफॉर्म्स, बताइए बताइए. सोशल रिफॉर्म्स किसका था? बेंटिक, विलियम बेंटिक. सती प्रथा खत्म, है ना. चलिए
111 मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मिलाना है आपको, सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल अंडर रेगुलेशन एक्ट 1773, ये लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 में मिलाना है। ठीक है, तो लिस्ट 2 में कौन सा होगा? गवर्नर जनरल जो प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम का बंगाल का अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो क्या था इसमें देखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस सेकेंड आर्ल एंड फर्स्ट मार्कस ऑफ कॉर्नवालिस। ठीक है, फर्स्ट का ए का थर्ड होगा इसमें। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर एक्ट ऑफ 1833 जो बी है, बी उसका क्या होगा? इसका 2 नंबर होगा। देखिए, जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे अर्ल मार्कस ऑफ डलहौजी। ठीक है, सी देखिए, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। ठीक है, 1858, तो इसका कौन सा होगा? इसका 4th नंबर होगा, लुइस माउंटबेटन अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा। सॉरी, थर्ड है ना, थर्ड का होगा गिलबर्ट जॉन। ये जो हम थर्ड हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया अंडर इंडियन काउंसिल एक्ट 1858, इसका आंसर होगा 4th, गिलबर्ट जॉन एलिट मुरे किनकोमोंड अर्ल ऑफ मिंटो। ठीक है, और लास्ट देखिए क्या है, गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा आर्चीबाल्ड पेर्सिवल वेवल विस्काउंट एंड अर्ल वेवल। ये क्वेश्चन IAS प्री 1996 में पूछा गया था, तो एक बार इसे गो थ्रू हो जाइएगा। और इस ढंग से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले 5th नंबर में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल ऑन इंडिया, ये देखेंगे हम। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल।